बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स 2 के सिलसिले में हमारे पास हमारा आज लेक्चर नंबर 11 है, 3 कपल्ड पेंडुलम्स एंड देयर नॉर्मल मोड्स। ये सिलसिला है लेक्चर 7 to 10। लेक्चर 10 में हमने स्टडी किया था 2 कपल्ड पेंडुलम्स एंड देयर नॉर्मल मोड्स। उसमें दोनों कपल्ड पेंडुलम्स जो थे कुछ इस तरह कनेक्टेड थे कि जो पेंडुलम 1 है वो तो एक स्पोर्ट के साथ कनेक्टेड था, एक पेवेट के साथ कनेक्टेड था, लेकिन पेंडुलम 2 जो है वो कनेक्टेड था फर्स्ट पेंडुलम के मैस M1 के साथ। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये तीनों कपल्ड पेंडुलम्स आपस में कुछ डिफरेंट वे में कनेक्टेड हैं। ये टॉपिक आप टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 11 से स्टडी कर सकते हैं, और बाकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके ये चैप्टर मैंने मेंशन कर दिए हैं, इन चैप्टर से आप इसे स्टडी कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप slider.com की वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। 3 कपल्ड पेंडुलम। अब इन पेंडुलम्स की देखें, अब यहाँ पे वो आपको डिफरेंस वाज़े यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि लेक्चर 10 में जो हमारे दोनों पेंडुलम्स कनेक्टेड थे, कुछ इस तरह कनेक्टेड थे कि जो सेकंड पेंडुलम था वो फर्स्ट पेंडुलम के मैस के साथ कनेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे क्या सूरत है कि तीनों पेंडुलम्स का जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट्स हैं वो तीनों के डिफरेंट हैं। यानी पहले पेंडुलम का सपोर्ट ऑफ पैर, दूसरे का और तीसरे का जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है या सपोर्ट्स हैं वो तीनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल है कि तीनों पेंडुलम्स के जो मैसेज हैं वो आपस में 2 स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये 3 कपल्ड पेंडुलम्स की कंडीशंस हैं। और इसमें दूसरी बात यह है कि तीनों पेंडुलम्स के जो लेंथ्स हैं वो इक्वल हैं, और तीनों पेंडुलम के जो मैसेज हैं वो भी इक्वल हैं, और तीनों पेंडुलम जो 2 स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम हैं। उसके अलावा तीनों पेंडुलम्स के जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो तीनों एंगल्स हैं φ1, φ2 एंड φ3। मज़ीद जो स्प्रिंग्स की नेचुरल लेंथ है, यानी अनस्ट्रेच्ड या अनकम्प्रेस्ड हालत में जो तीनों स्प्रिंग्स की नेचुरल लेंथ है, दैट इज़ इक्वल टू द सेपरेशन ऑफ द सपोर्ट्स ऑफ पेंडुलम्स। यानी इनकी जो स्प्रिंग्स की लेंथ है वो जो सपोर्ट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसकी इक्वल है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में φ2, φ1 और φ3 ये तीनों जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इनकी वैल्यू 0 होगी, और जो तीनों पेंडुलम्स हैं, तीनों पेंडुलम्स दोज विल हैंग वर्टिकली। अब यहाँ पे देखें, जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास φ1, φ2 और φ3, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में तीनों की वैल्यू हमारे पास 0 है, जब हम इन्हें डिस्प्लेस करते हैं अपनी मीन पोजीशन से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तीनों मैसेज को जब डिस्प्लेस करते हैं तो तीनों मैसेज की वेलोसिटीज़ कुछ इस तरह हैं, L φ1 डॉट, L φ2 डॉट एंड L φ3 डॉट। जब तीनों मैसेज मूव कर रहे हैं विद दीज वेलोसिटीज़, तो तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इन तीनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। यानी T विल बी इक्वल टू हाफ ml²। हाफ ml² जो है तीनों की काइनेटिक एनर्जी में कॉमन फैक्टर है, तो हम इसमें कॉमन ले रहे हैं। बाकी ये आपके हैं कि φ1 डॉट स्क्वायर प्लस φ2 डॉट स्क्वायर प्लस φ3 डॉट स्क्वायर। तो ये तो थी काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह है कि पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास यहाँ पे 2 टाइप्स होंगी। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हर पेंडुलम की, यानी जो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के बाद कुछ हाइट अचीव करता है, तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने लेक्चर 10 में 2 पेंडुलम्स के लिए हमने वहाँ पे स्टडी किया था। तो देखिए उसके लिए जनरल रिलेशन आपके पास है mgl1 - cos phi, और फॉर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाफ mgl phi। सो द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पेंडुलम्स या ऑफ सिस्टम आपके पास क्या आ जाएगी, इन तीनों पेंडुलम्स की ग्रेविटेशनल एनर्जी का सम।
और उस सम में जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे हमने कॉमन लिया है हाफ mgl। ये तो है तीनों पेंडुलम्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो तीनों पेंडुलम्स जिन दो स्प्रिंग्स के साथ कनेक्टेड हैं उन स्प्रिंग्स की पोटेंशियल एनर्जी भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी, फाइंड करना पड़ेगी। और वो फाइंड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो हर स्प्रिंग है वो कितना स्ट्रेच हो रहा है। और जो हमने स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की हुई है उस स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो स्ट्रेचिंग है दैट विल बी कम्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पेंडुलम्स बॉब्स, यानी जो मैसेज हैं उनकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी स्प्रिंग्स की स्ट्रेचिंग। अब हमें पता है कि ईच ऑफ दीज बॉब्स moves a distance of approximately L phi for small angle approximation के लिए हम ले रहे हैं टू द राइट। दस फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि जो लेफ्ट स्प्रिंग है उसमें स्ट्रेच आ रही है L phi 1 माइनस phi 2, तो जो राइट स्प्रिंग है उसमें आएगी L phi 3 माइनस phi 2। तो टोटल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, उन दोनों स्प्रिंग्स की पोटेंशियल एनर्जी का सम, उनमें से ये कॉमन फैक्टर है हाफ के एल स्क्वायर, आप उसमें से कॉमन ले लेंगे। अब इन स्क्वायर को आप ओपन करें, सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ स्प्रिंग्स। अब इन रिलेशंस में हमारे पास कुछ फिक्स्ड पैरामीटर हैं जैसे मैस है, लेंथ है, जी है, के है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अनइंटरेस्टिंग हैं। उन अनइंटरेस्टिंग पैरामीटर्स को उनकी हम वैल्यू ले लेते हैं 1 की इक्वल। इसका फ़ायदा ये होगा कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, यानी ये यूनिट कंसिडर करने से, यानी जो अनइंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हैं उनके इक्वल टू 1, उनकी वैल्यू 1 लेने से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। ये नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें कि हम चूज़ कर लेते हैं कि हमारा जो मैस है m1 और मैस m1 उसका यूनिट भी 1 है और l जो है इसका यूनिट भी 1 है, दोनों यूनिट लेंथ के हैं, यूनिट। With this choice m and l naturally have the value 1। तो इससे क्या होगा, ये m और l को 1 पुट करने से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो रिलेशंस थे, जो रिलेशंस आपने फाइंड किए हैं उसमें 11.1 से 11.3 तक, वो थोड़े से सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। जैसे कि ये देखें आप, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, हाफ, यहाँ पे ये ब्रैकेट से पहले था जो एम एल स्क्वायर था वो एम भी 1 है, एल स्क्वायर भी 1 है, तो ये दो फैक्टर्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन सिंप्लीफाइड हो जाता है। और इसी तरह जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जीज का सम है, उनके लिए रिलेशन आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये आ जाता है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसमें आपके पास जो वैल्यू है इसकी, ये देखिएगा, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये m की वैल्यू भी 1 हो जाती है और l की वैल्यू भी 1 हो जाती है। और इसी तरह स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास यहाँ पे l की वैल्यू 1 हो जाती है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है। तो जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो यहाँ से आप लैग्रेंजियन फाइंड कर सकते हैं। लैग्रेंजियन फंक्शन आपके पास होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो तीनों जनरलाइज, ये जब लैग्रेंजियन आप फाइंड कर लेते हैं तो तीनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए आप लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। यानी तीनों जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए आप 3 लैग्रेंजियन इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। लैग्रेंजियन रिलेशन यूज़ कर, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन यूज़ करती है। तो ये जनरल हमारे पास रिलेशन है। तो φ1 के लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं से, φ1 के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, यानी आप लैग्रेंजियन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू φ1 डॉट और विद रिस्पेक्ट टू φ1 आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास φ1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। यानी पेंडुलम 1 की इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ जाएगी φ1 डबल डॉट प्लस जी φ1 प्लस के φ1 माइनस के φ2। ये आपके पास पेंडुलम 1 की डिस्प्लेसमेंट आ गई, पेंडुलम 1 के मैस m की डिस्प्लेसमेंट आ गई। सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड पेंडुलम्स के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सेकंड और थर्ड के लिए आपके पास वही लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगी
phi 2 double dot is equal to g phi 2 plus 2k phi 2 minus k phi 1 minus k phi 3 and so on पेंडुलम 3 के लिए। अब आप तीनों इक्वेशंस को phi 1 की, phi 2 की, phi 3 की या तीनों पेंडुलम्स की इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो आपने अभी फाइंड किए हैं, इनको इस मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जहाँ पे m की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन करने से आपके पास मैट्रिक्स m की वैल्यू ये आ जाएगी और मैट्रिक्स k की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, और phi की वैल्यू आपको पता है वो है phi 1, phi 2, phi 3 कॉलम मैट्रिक्स है। देन जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो नॉर्मल मोड्स आपके पास उसके लिए रिलेशन आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट के आपके पास रिलेशन आ गया phi 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ZT। ये आप कर चुके हैं पहले, तो यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं दी क्योंकि 7, 8, 9 और 10 लेक्चर्स में आप इसको यूज़ कर चुके हैं इस रिलेशन को। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर ZT आपके पास है A एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा T। यहाँ पे आपने A भी फाइंड करना है और ओमेगा भी फाइंड करना है। A और ओमेगा में फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन को k माइनस ओमेगा स्क्वायर m इंटू ए इज इक्वल टू 0। लेकिन ये A फाइंड करने के लिए पहले दोनों एट द सेम टाइम फाइंड नहीं होंगे, पहले हम ओमेगा फाइंड कर लेंगे फिर हम फाइंड करेंगे A। ओमेगा हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज जो है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 आप फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, यानी नॉन ट्राइवल सोल्यूशन की जो कंडीशन है वो यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ k माइनस ओमेगा स्क्वायर m शुड बी इक्वल टू 0। तो ये फाइंड करने के लिए पहले आपको जो मैट्रिक्स पता होनी चाहिए कि k माइनस ओमेगा स्क्वायर m क्या होती है। k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, यहाँ पे k और m की आपने वैल्यूज पुट करनी है और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, और यहाँ से आप डिटर्मिनेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन, और फिर आप वो कंडीशन यूज़ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के आपके पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, जब ये यूज़ करेंगे तो आपके पास ओमेगा की 3 वैल्यूज़ आ जाएगी। ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लस के, एंड ओमेगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लस 3 के। यानी डिटर्मिनेंट को जब आप 0 की इक्वल पुट करेंगे तो तीनों फैक्टर्स 0 की इक्वल आप लेंगे, तो वहाँ से आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी के या नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज की तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आप 3 नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर लेंगे देन आप 3 नॉर्मल मोड्स फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू जी के। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ जी। लेकिन याद रखें ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये हमारे अपने यूनिट्स में है। जिन यूनिट्स में आपके पास L इज इक्वल टू क्या है 1 के, L1 की है, ये उन यूनिट्स में ओमेगा 1 इज इक्वल टू जी। वरना हम जनरली जानते हैं कि ओमेगा 1 हमारे पास किसकी इक्वल है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई L के, विच इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिंगल पेंडुलम ऑफ लेंथ L। तो यहाँ पे देख लें, आपने ये कैलकुलेशन स्टार्ट करते हुए जो आपके अनइंटरेस्टिंग पैरामीटर से यानी मैथ और लेंथ को उनके लिए आपने उनकी वैल्यू 1 ले ली थी तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई थी। लेकिन आप उनको एंड पे दोबारा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनकी जिस रिलेशन में वो उनको होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस ओमेगा के रिलेशन में G ओवर L होना चाहिए, तो G बाई 1 या G बाई L जो कि क्या है फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिंगल पेंडुलम विद L लेंथ L। अब ये चीज़ें करने के बाद अब आप तीनों पेंडुलम्स की मोशन को स्टडी कर सकते हैं। मोशन को स्टडी करने के लिए हम फर्स्ट मोड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट मोड फाइंड करने के लिए आप जो आपने अभी ओमेगा की वैल्यू फाइंड की है ओमेगा 1 की, आप इसको 11.9 इक्वेशन उसको यूज़ करें, उसमें k माइनस ओमेगा स्क्वायर m, वहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा 1 पुट कर दीजिएगा। देन आप आइगन वैल्यू इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा कि तीनों की वैल्यू सेम होगी, a1, a2, a3 तीनों की वैल्यूज सेम होगी। तो ये हम अज्यूम करते हैं इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस ऑर्डर डेल्टा के। इसका मतलब ये हुआ जब तीनों ये कांस्टेंट सेम आ रहे हैं तो फर्स्ट मोड में तीनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है phi 1, phi 2, phi 3 ये तीनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी।
एंड दैट इज इक्वल टू ए cos ओमेगा 1t माइनस डेल्टा के। इसका मतलब है तीनों पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहे हैं फर्स्ट मोड में तो तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है, और तीनों में देखें सबका साइन यहाँ पर सेम आ रहा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो आप कह सकते हैं कि थ्री पेंडुलम्स ऑसिलेट इन यूनिसोन। यूनिसोन किस कंडीशन को कहते हैं? विच हैज़ इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड सेम फेजेस। तो फर्स्ट मोड में यही कंडीशन है कि तीनों पेंडुलम्स इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं और सेम फेज के साथ, लिहाजा आप कह सकते हैं कि यूनिसोन है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये फिगर 11.2 ए में देखें 5.1, 5.2, 5.3 तीनों राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और तीनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि तीनों में ये जो स्प्रिंग है दरम्यान में, दोनों स्प्रिंग हैं वो इररेलेवेंट हैं, यानी उन दोनों स्प्रिंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ये दोनों स्प्रिंग्स क्या हैं, वो ना ही कंप्रेस्ड हैं ना ही स्ट्रेच्ड हैं, और उनकी प्रेजेंस क्या है, इररेलेवेंट है। तो फिर आप मज़ीद से कह सकते हैं कि ईच पेंडुलम ऑसिलेट्स जस्ट लाइक अ सिंगल पेंडुलम विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल। लेकिन हमारे यूनिट्स में ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ जी, क्योंकि हमने लिया हुआ है एल इज इक्वल टू 1, एल की वैल्यू हमने 1 ली हुई है। अब ये 11.2 फिगर में जो बी और सी फिगर्स हैं ये हमारे सेकंड और थर्ड मोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारा सेकंड मोड क्या है? सेकंड मोड के लिए आपने ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 2 पुट करनी है, और फिर आपने जो एगन वैल्यू इक्वेशन यूज़ करनी है, और इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी। A1 जो है वो -A3 की इक्वल होगा, लेकिन A2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 फर्स्ट पेंडुलम के लिए, A3 थर्ड पेंडुलम के लिए, वो दोनों पेंडुलम ये माइनस साइन बता रहा है कि एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज होंगे। दोनों पेंडुलम आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करेंगे, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बहरहाल सेम रहेगा। और जो मिडल पेंडुलम है ये A2 0 बता रहा है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी और वो रेस्ट पे रहेगा। जैसा कि फिगर नंबर आप 2B में, ये 11.2B में देख लें कि जो मिडल पेंडुलम है वो रेस्ट पे है, 5.2 इक्वल टू 0 है, लेकिन 5.1 राइट की तरफ है तो 5.3 उसकी अपोजिट है, आउट ऑफ फेज है लेफ्ट की तरफ, यानी 5.3 इज इक्वल टू -5.1 के। अब आते हैं थर्ड मोड में। थर्ड मोड के लिए हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा 3, तो वही रिलेशन आपने यूज़ करने हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन रिलेशन 11.9 और आइगन वैल्यू इक्वेशन 11.8 आपने यूज़ करनी है। तो आपके पास तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, A1, A2 और A3 की। इसमें देख लें कि A1 और A2 दोनों इक्वल हैं, A1 और A3 बिल्कुल इक्वल हैं और इन फेज़ हैं, जबकि A2 जो है, A2 वो उसका साइन देखें आपके पास माइनस है, तो A2 जो है आउट ऑफ फेज़ है, A2 आउट ऑफ फेज़ है। दूसरा उसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो A1 और A3 का क्या है, डबल है। तो अब हम कह सकते हैं कि थर्ड मोड में जो आउटर पेंडुलम्स हैं A1 और फर्स्ट और थर्ड, वो दोनों पेंडुलम्स वो ऑसिलेट होंगे इन यूनिसोन, बट द मिडल वन ऑसिलेट्स विद ट्वाइस द एम्पलीट्यूड एंड एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज़। जिस तरह ये फिगर 11.2C में आप देख लें कि 5.1 और 5.3 दोनों राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, सेम फेज़ हैं और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है। लेकिन 5.2 जो है उसका एम्पलीट्यूड तो 5.1 से डबल है, लेकिन वो आउट ऑफ फेज़ है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब आप तीनों नॉर्मल मोड्स फाइंड कर लेंगे तो जो जनरल सोल्यूशन है सिस्टम का, वो तीनों मोड्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा। जिस तरह हम पहले स्टडी करते आए हैं, तो यहाँ पे भी वही जनरल सोल्यूशन जो है वो तीनों नॉर्मल मोड्स का कम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा वाइंड अप होता है, इसमें जो तीनों 3 कपल्ड पेंडुलम्स की मोशन है उसको हमने स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने तीनों पेंडुलम्स की हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज पहले फाइंड की, फिर उनके हमने नॉर्मल मोड्स फाइंड किए। अल्लाह हाफिज़।